हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे। हमने PYQ के कुछ पेपर सेट लगाया है, जिसके माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की है कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो पे वहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, हमने PYQ से ये देखा कि उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अब हम आगे क्लास को किस प्रकार से करने वाले हैं, अब हम टॉपिक वाइज क्लास को करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर सिलेबस के बारे में फिर से देखें हम, अगर हमारा जो यूनिट है यूनिट 5, इसमें मैथ वाला और रीजनिंग वाला जो सिलेबस है, उसमें क्या है कि टाइप ऑफ रीजनिंग है, यानी किस किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। कौन से कि नंबर सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, लेटर सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, कोड क्वेश्चन आते हैं, यानी कोई कोड दे देता है किसी नंबर का या किसी भी चीज का, तो उसका दूसरा कोड पूछता है। रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आते हैं। ये रीजनिंग में। अगर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में हम बात करें तो किस पे क्वेश्चन बन रहे हैं जी? फ्रैक्शन पे बन रहे हैं, टाइम पे, डिस्टेंस पे, रेशो, प्रपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस पे बनता है, इंटरेस्ट पे, CI और SI वाले पे डिस्काउंट मिल जाता है, एवरेज वाले क्वेश्चन। यानी इस टाइप के हमारे क्वेश्चन इन टॉपिक पे बनते हैं। अब किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये हमने पेपर में देखा। अब इन्हीं सब टॉपिक को हम एक एक करके उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी ये चीजें और आपको मदद मिलने वाली है। ठीक है, इसी चीज को आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम टाइप ऑफ रीजनिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को ज्वाइन कर ले, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और जिसको भी यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए वो दिए गए नंबर पर मैसेज करे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और नोट्स बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यानी टाइप ऑफ रीजनिंग, तर्क के प्रकार। ठीक है, इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, जिसमें हम पहला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं वो क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले सेबों में दो बक्से है, जिसमें क्या है, बक्सा ए में क्या और बक्सा बी की अपेक्षा 1/5 हिस्सा अधिक है, और बक्सा बी में बक्सा ए के 8 सेब कम है। तो ज्ञात कीजिए कि बक्सा ए में या बॉक्स ए में सेबों की संख्या कितनी है। यानी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे आते रहेंगे और हम करते रहेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आसान तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, एक एक चीजों को हम समझेंगे, आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। इसने क्या कहा, एक तो बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी है। इसने कहा है कि बॉक्स ए में बी की अपेक्षा 1/5 हिस्सा अधिक है। हमने माना जी बी में बॉक्स की संख्या कितनी थी, x है। तो x का 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा जी, x/5 हो जाएगा। तो जी जो ए के पास है, ए के पास उसने कहा है जी 20 है 1/5 हिस्सा, यानी x का 5 हिस्सा अधिक है। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा जी, 6/5x। यानी ए के पास कितने सेब है, 6/5x। आगे क्या कह रहा है, उसने कहा यदि बॉक्स बी में ए से 8 सेब कम है। जी बी में जो बी में सेब है ना, वो ए से जी 8 कम है। कितने कम है, 8। अब बी के पास कितने थे जी, बी के पास तो x थे। और ए के पास कितने हैं, ए के पास है जी 6/5x माइनस में 8। अगर हम x की वैल्यू निकाल ले तो जी 6/5x माइनस के x बराबर कितना आएगा, 8। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा जी, इसका आया जी x/5 इक्वल टू 8। तो x बराबर कितना आ गया, 40। कितना आया, 40। यानी x किसकी वैल्यू थी, बी के पास कितने सेब है जी, बी के पास सेबों की संख्या है 40। और ए के पास कितने होंगे जी, ए के पास कितने होंगे जी, 6/5 गुणा में 40, 8 से 48। तो
ए के पास कितने सेब होंगे? 48, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आया? इसने लॉजिक पे दिया, मतलब कि ए के पास कुछ चीजों के संबंध बनाया और बी के पास कुछ रिलेशन बनाया, उसको सोल्व करके उसने ए के, वो बी का भी पूछ सकता था, उसने ए का पूछा, ए में कितने सेब है तो ए के सेब हमने निकाल लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ते हैं। त्रिभुज की सर्वांग सम और त्रिभुज को समरूपता पर आधारित है, यानी त्रिभुज का सर्वांग सम की कंडीशन क्या होती है और समरूप की कंडीशन क्या होती है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या कहा? दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते यदि उनके संगत कोण और संगत भुजा समानुपाती है। अब संगत कोण और संगत का मतलब क्या है? मान लो दो त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। संगत का मतलब है अगर मैं ये साइड ले रहा हूँ ना ए बी, तो इसमें मैं क्या लूंगा? पी क्यू। अगर मैं बी सी साइड ले रहा हूँ तो फिर क्या? क्यू आर। और अगर मैं सी ए साइड ले रहा हूँ तो क्या लूंगा मैं? आर पी। संगत का मतलब होता है जोन सा त्रिभुज में इसमें लूंगा मैं, वही सेम सेम इसमें लेना होगा। ठीक है, ऐसे संगत कोण, यानी संगत कोण ए पी का, बी क्यू का और सी आर के बराबर होगा। संगत कोण इसको कहते हैं ना, संगत का मतलब है सेम सेम संगत वाला। अब इसने कहा दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते यदि उनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती। नहीं जी, समानुपाती नहीं होती, समान होती है, यानी इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। पर इसने क्या कहा? अनुपात में बराबर नहीं, अनुपात में बराबर नहीं, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसने क्या कहा? समरूप में दो त्रिभुज समरूप कहा जाता है यदि उनके संगत कोण और संगत भुजा समान हो। इसमें समान नहीं होता, समान भी हो सकता है लेकिन समानुपाती की कंडीशन होती है। इसमें कौन सी होती है? समानुपाती की। इसमें क्या होना चाहिए जी? अनुपात समान होना चाहिए। तो क्या दोनों में तो गलती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी दोनों कथन क्या हो जाएंगे हमारे? गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ते हैं। इसने क्या कहा? दो कथन दिए है ना। पहला क्या कहा इसने? यदि यह संभव है कि किसी भी गैर अधिवर्ष में मंगलवार की संख्या 53 यानी 53 हो सकती है। यानी हम जानते हैं गैर अधिक वर्ष का मतलब क्या? नॉर्मल ईयर है, यानी जिसमें कितने दिन होते हैं? 365। कितने दिन होते हैं? 365। अगर 365 में हम ये लगाए कि टोटल दिन कितने होते हैं, तो जी 7 से डिवाइड करा कितना है? 7 पंजे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, एक, यानी जी 52 वीक तो पूरे होते हैं, प्लस में एक दिन अलग होता है, 1 डे। ठीक है, हम जानते हैं। अब इसने क्या कहा कि नॉर्मल ईयर में मंगलवार की संख्या 53 हो सकती है। हाँ, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि जो लास्ट दिन जो बचा हुआ है एक दिन, वो क्या हो जाए? हमारा मंगलवार हो जाए, यानी ट्यूसडे हो जाए। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर जो कथन पहला है वो क्या कंडीशन सही हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। दूसरे में क्या कहा उसने? किसी गैर अधिवर्ष यानी नॉर्मल ईयर की बात की, प्रत्येक दिन 54 बार आए, ऐसा पॉसिबल है। यानी हर दिन जो है वो 54 बार आना चाहिए। यानी कितना आना चाहिए? 54 बार। यानी मुझे पता 7 दिन होते हैं, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं इसकी, तो दिनों की संख्या कितनी आएगी? 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 37, कितनी आएगी? 378। क्या इतने दिन होते हैं किसी भी साल में? नहीं होते। तो ऐसा तो जी पॉसिबल ही नहीं है, इतने तो दिन ही नहीं होते। तो हमारा क्या कथन दो तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो पॉसिबिलिटी है कि एक जो दिन बचा है वो मंगलवार का हो सकता है, लेकिन सारे दिन 54 बार आ जाए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यानी क्या पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा और दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत। यानी कथन पहला सत्य और दूसरा असत्य। समझ आई बात? चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसको भी देखते हैं। इसने क्या दो तर्क दिए हैं, उन तर्क पे आधारित पे हमें कंडीशन बतानी है कौन सी होगी। इसने क्या कहा? सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, यानी जितने भी दार्शनिक हैं वो क्या होते हैं? भ्रमशील होते हैं, यानी भ्रम में रहते हैं। अब इसने क्या कहा? सुकरात जो है वो भ्रमशील नहीं है। ये तो कह रहा है जी सभी दार्शनिक है वो भ्रमशील है,
जी हमने पढ़ा है सुकरात भी क्या है, एक दार्शनिक है ना। अब ये कह रहा है ये भ्रमशील नहीं है, ये तो हमारी बात का विरोध कर रहा है ना। कुछ विरोध की आभास हो रहा है हमें, है ना, कि पहले तो कंडीशन उसने कुछ दी और बाद में क्या उसका विरोधाभास हो रहा है, यानी इसकी बात का क्या हो रहा है, मेरे को विरोधाभास हो रहा है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर फिर विरोधाभासी, यानी कुछ हमको विरोधाभासी महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसने क्या कहा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तो वो इसने कहा ये निम्नलिखित में से किस प्रकार का तर्क वाक्य है, यानी निरपेक्ष तर्क वाक्य किस प्रकार का, यूनिवर्सल है ना। हम जानते हैं कि सार्वभौमिक होगा, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सभी कहते हैं, है ना। तो क्या होगा, यूनिवर्सल तर्क हो गया, ये तो मतलब सत्य बात होगी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9। इसने क्या कहा, ए बी सी डी ई एफ एक वर्त में खड़े हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी कोई सर्कल है ना। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लोग हैं। अब इसने क्या कहा, सर्कल में खड़े हैं और वर्त में खड़े हैं और केंद्र की तरफ, यानी सबकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसे है, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब इसने कंडीशन दी, इसने कहा ए और बी के बीच डी है, यानी कहीं भी ए और बी होगा, मान लो ए ये रहा है ना, बी ये रहा, तो इसके बीच में कहाँ है, डी है, मान लो डी इसके बीच में बैठा दिया, है ना। यहाँ भी रख सकते थे। आगे क्या कह रहा है, ए और सी के बीच में क्या है, एफ, ए ये रहा और सी के बीच में क्या है, एफ है। अब आगे क्या कहा, ई बी के ठीक बाय, वैसे एक ही कंडीशन बचते हैं, यहीं पे क्या आएगा ए। बस हमें ये देखना है कि ये बाही तरफ है क्या, जब ऐसे चलेंगे तो राइट साइड हो गया इसका, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो बाया साइड क्या होगा ई, यानी ई की पोजीशन बिल्कुल सही है। यानी जो ई है वो किसके साइड है, बी के बाई तरफ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, निम्नलिखित में से कौन सा ई और एफ के बीच में है, ई और एफ के बीच में कौन है जी, सी। तो ई और एफ के बीच में कौन है, सी, यानी ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी सी। यानी ई और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न इनमें से बेमेल शब्द का चयन कीजिए, यानी ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा अलग है हमको ये बताना है। ठीक है, 4 पहाड़ियों के बताए हैं इसने, एक तो अरावली कहा कि अरावली पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नीलगिरी और माउंट किलिमंजारो, यानी चारों पहाड़ियों में से, ये 4 चीजों में से, इन 4 जो शब्द दिए इनमें से क्या क्या अलग है, कौन सा अलग है सबसे ज्यादा, ये बताना। हम जानते हैं कि अरावली हो गया, शिवालिक हो गया या नीलगिरी, ये तीनों की तीनों कहाँ है, ये तो जी भारत में स्थित है। कहाँ है, भारत में, यानी इंडिया में है। लेकिन जो किलिमंजारो है ये तो बाहर है, कहाँ है, अफ्रीका में। कहाँ, अफ्रीका, यानी क्या हो जाएगा अलग, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों तो भारत में स्थित है, लेकिन जो माउंट किलिमंजारो ये कहाँ है, अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर हम देखें अरावली कहाँ है, अरावली कहाँ है, राजस्थान में। हम जानते हैं शिवालिक कहाँ है, उत्तर भारत में। और जो नीलगिरी है ये कहाँ है, तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जगह पे बैठते हैं, दक्षिण भारत में ये पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या, माउंट किलिमंजारो कहाँ हो जाएगा, ये अफ्रीका में है, तो ये इन चारों में से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। ये सारे क्वेश्चन क्या थे, अलग पैटर्न थे, मान लो तर्क शक्ति की। अब जो सीरीज चलेगी वो क्या चलेगी, नंबर सीरीज। अब इसी प्रकार से हम चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक वाइज हम चीजों को पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, जिससे आपके एक ही टाइप के क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, पी वाई क्यू में आसान होगा फिर करना।
ठीक है ना। इन टॉपिकों को करने के बाद हम PYQ फिर से स्टार्ट करने वाले, बीच बीच में 1-2 पेपर हम लाते रहेंगे, जिससे आपका रूटीन PYQ में मिक्स क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होती है वो साथ साथ बनी रहे। ठीक है, जो भी चैनल पे हो नया वो चैनल को ज्वाइन कर ले। इसी तरह से हम आपके सामने क्लास को लाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में मिलते हैं, है ना। थैंक यू।